हाँ जी, कहाँ पहुंचे बेटा? और मोनोपोली में कुछ पढ़ा था क्या आपने कल? तो मोनोपोली में सबसे पहले हेडिंग लिखिए रेवेन्यू कर्व। सबसे पहले रेवेन्यू कर्व बनाएंगे बेटा, मोनोपोली के रेवेन्यू कर्व। नहीं, पहले बता लो, बताओ बताओ, अरे बता दो। बस, नहीं और कुछ पूछना हो, बताना हो। सामने एक MRAR बनाया गया जो आपको बनाना नहीं है। तो यही तो आप लोगों की खासियत है बेटा, कोई काम करने के लिए कहा जाए वो करते नहीं, और जो नहीं करने के लिए कहा जाता है वो कर लेते बेटा। बना लिया बेटा, गुड। बनाने ही वाले थे ना, अरे बेटा वाह। वन एंड ओनली मार्केट जहां पर MR हो सकता है नेगेटिव, जैसा कि आप सब डायग्राम में देख रहे हैं कि MR क्या बेटा, यहां पर नेगेटिव। ऐसा आज तक आपने किसी मार्केट पे नहीं देखा, ना परफेक्ट कंपटीशन में, ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, लेकिन यहां पर MR नेगेटिव है। और यहां पर MR नेगेटिव होने का रीजन आपसे पूछा जाएगा, और यहां पे MR नेगेटिव होने का रीजन है कि यहां पर जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, यानी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो पहले प्रूव करेंगे कि इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। व्हेन प्राइस इज ओपी, AR हमारा डिमांड कर्व है, आप जानते ही। प्राइस OP, डिमांड OQ। प्राइस डिक्रीजेस P1, डिमांड इंक्रीजेस Q1। प्राइस का चेंज कम है कि ज्यादा है बेटा, और डिमांड का चेंज, तो डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? और अगर इनइलास्टिक होगी तो MR क्या होगा बेटा? ये प्रूव करने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये फॉर्मूला। तो MR का फॉर्मूला क्या है बेटा? E - 1 अपॉन, तो बेटा अगर E ग्रेटर देन 1 हो तो अपन ने वैल्यू ले ली बेटा 2। भाई ग्रेटर देन 1 लेना है ना बेटा अपन को, तो अपन ने क्या ले लिया? 2। सो 2 - 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 0.5। बेटा पॉजिटिव आ रहा है कि आंसर नेगेटिव आ रहा है बेटा? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर E ग्रेटर देन 1 है तो MR पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? श्योर। व्हेन इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, 1 - 1 अपॉन 1, तो अगर इक्वल्स टू 1 है तो बेटा क्या होगा? ये क्या होगा? MR E लेस देन 1, तो अपन ने वैल्यू क्या ले ली? 0.5। 0.5 - 1 अपॉन 0.5, माइनस 0.5 अपॉन 0.5 - 1। आंसर क्या है बेटा? तो अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, इलास्टिसिटी क्या होगी बेटा? तो MR की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? और यहां पे इलास्टिसिटी क्या है बेटा? इसलिए MR क्या है बेटा यहां पे? बता पाएंगे एग्जाम में? कंफ्यूजन बनाइए बेटा, अब बनाओ ना।
तब नहीं बनाना था, अब बनाना है। और बनाने में तो वैसे भी हाँ एक्सपर्ट हो आप लोग। हाँ हाँ डायग्राम की ही बात कर रहा हूँ बेटा, इसको रेखा चित्र बनाओगे, रेखा चित्र। सीमांतागम, सीमांत आगम, आगम, जागम, औसतागम, कुलागम, सीमांतागम, एकाधिकार बाजार। है ना, बेटा इसलिए मीडियम चेंज करना इतना आसान नहीं होता बेटा, क्योंकि जिस लैंग्वेज से हम फ्रेंडली हो जाते हैं ना बेटा, अगर मैं इनको हिंदी में पढ़ाऊँ ना बेहोश हो जाएंगे सारे, आपको अच्छा समझेगा। तो एकाधिकार, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ बेटा, इंग्लिश मीडियम से बेटा, मैंने दोनों मीडियम पढ़ाए हैं शुरू से। मैंने जब शुरू में हिंदी मीडियम पढ़ाया था मुझे बहुत तकलीफ आई थी बेटा, मेरे को वर्ड्स याद ही नहीं होते थे। फिर मैं एक एक वर्ड को कई बार पढ़ता था, फिर मुझे वो वर्ड्स याद होते थे, बाद में फ्लो में आ गया बेटा। अब तो आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हरियाणवी, अस्माकं विद्यालयम् अस्ति, त्वं वैशाख नंदन अस्ति, त्वं वैशाख नंदन अस्ति। इसलिए संस्कृत काम की लैंग्वेज है। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। त्वम का मतलब तुम, वैशाख नंदन मतलब वैशाख नंदन, अस्ति मतलब हो। और वैशाख नंदन कहा जाता है गधे को। संस्कृत भाषा में आप किसी को कुछ कह भी देंगे उसको पता भी नहीं चलेगा बेटा। अब आप बोले वैशाख नंदन, खुश हो गया, अरे वाह यार उपाधि दी मुझे सर ने। बेटे हिंसा नहीं बेटा, बनाया क्या सबने? जो फॉर्मूला आपने नोट किया ये फॉर्मूला आधा फॉर्मूला बेटा, इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये पूरा फॉर्मूला देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ ये पूछता है कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1 या लेस देन 1 होने पर एम आर की वैल्यू क्या होगी, इधर सुन लीजिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन ये है कि ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1, लेस देन होने पर एम आर की वैल्यू क्या होगी, तो आपके लिए फॉर्मूला ये सफिशिएंट है। लेकिन बेसिकली ये फॉर्मूला ये नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला है जिससे आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं एमआर की। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो आपको एआर की वैल्यू देगा और उसके बाद इलास्टिसिटी की वैल्यू देगा और फिर क्या निकालना होगा आपको, एमआर। सपोज
ए आर है 100, कितना है ए आर, और इलास्टिसिटी है बेटा 0.5, बताओ तो आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस, श्योर, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ पर -1, -1 इंटू 100 क्या हो गया बेटा माइनस, क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, सॉल्व हो जाएगा क्या बेटा, श्योर। और यहाँ पर 0.5 की जगह अगर 10 होता या 2 होता, तो सपोज यहाँ पर होता 2, क्या होता बेटा, ये 100 है और ये 2 है। अब तो वैल्यू क्या आती बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू आती कितनी 0.5, 2 - 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि हाफ, 0.5 इंटू 100 कितना आएगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, सॉल्व हो जाएगा क्या। तो पूरा फॉर्मूला नोट कर लिया जाए बेटा इसका जल्दी से। बेटे नोट किया क्या सबने, चले आगे। तो हेडिंग लिखिए बेटा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट। शॉर्ट रन क्या होता है बेटा, सम फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड सम फैक्टर्स आर, तो बेटा वहां पे डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई चेंज कर सकते हैं क्या हम, तो जब डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते तब आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, डॉलर प्रॉफिट भी हो सकता है, और तो पहली हेडिंग बेटा प्रॉफिट। और मैं चाहूंगा कि ये डायग्राम भी आप साथ साथ बनाएं बेटा। बनाए बेटा। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या थी बेटा हमारी, एमआर इक्वल्स टू, धन्यवाद, बनाइए बेटा। बनाया बेटा। अब जिस पॉइंट पे एमआर एफसी कट कर रहे हैं बेटा वो आउटपुट, और एआर से होगी बेटा आपकी प्राइस, ओक्यू आउटपुट ओपी प्राइस इक्यू रेवेन्यू, ओक्यू आउटपुट ओपी प्राइस इक्यू रेवेन्यू। बनाया बेटा। अब आपको शो करना है बेटा यहां पे प्रॉफिट, क्या शो करना है बेटा, और प्रॉफिट की कंडीशन होती है एआर ग्रेटर देन, और अपने लिए मैटर करती है सिर्फ ये लाइन, बता चुका हूं आपको पहले भी, इस लाइन से पहले और बाद में कौन कहां है बेटा हमारे लिए कोई दिक्कत, मैटर करती है सिर्फ ये। तो चला अगर यहां तक बना लिया तो एक बार सामने जान देंगे बेटा सभी लोग। एसी कर्व तब तक डिक्रीज होता है जब तक वो एमसी को कट नहीं करता, आप जानते ही हो, और मिनिमम पे कट करेगा बेटा, और कट करने के बाद क्या होगा बेटा, इंक्रीज।
अब एमसी और एसी किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं बेटा, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। इस लाइन को कहां पे कट किया गया, यहां पर। तो आपकी रेवेन्यू कितनी आ रही है बेटा, EQ और कॉस्ट कितनी लग रही है, तो ET क्या है बेटा आपका, सो EQ माइनस TQ इक्वल्स टू ET। ET क्या है बेटा आपका, प्रॉफिट है क्या बेटा, बनाइए बेटा। कहां तक क्लियर है, एसी बेटा तब तक डिक्रीज होगा जब तक एमसीयू कट नहीं करेगा। तो बेटा यहां पर इसने कट कहां पे किया, इस लाइन को टी पॉइंट पर, ये तो बेटा अपने TQ है बेटा। जहां पर एसी इस लाइन को काटेगी बेटा, वही पॉइंट अपने लिए कॉस्ट का पॉइंट होगा बेटा। तो कॉस्ट लग रही है ये और रेवेन्यू आ रही है ये, रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है, इसलिए प्रॉफिट हो रहा है बेटा। तो चले बेटा आगे, बनाया सबने डायग्राम, हेडिंग लिखिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही बातें नहीं हो रही आज है भाई, किसी का बर्थडे क्या आज, किसका बर्थडे भाई, बर्थडे की बर्थडे आज, कहीं बर्थडे ना हो जाए आज, बर्थडे। MR यार बनाइए बेटा, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पूरी कर दो बेटा, MR इक्वल्स टू MC। बनाइए बेटा, OQ आउटपुट, OP प्राइस, EQ रेवेन्यू। तो नॉर्मल प्रॉफिट कहां पे होता है, AR इक्वल्स टू, तो AR कितना है, EQ, तो कॉस्ट भी कितनी होनी चाहिए, सामने ध्यान देंगे सभी लोग। ये AC का कर्व है जो ऊपर से आएगा और पहले E पॉइंट को टच करेगा, इसके बाद MC को कट करेगा और इंक्रीज होगा। तो AC ने इस लाइन को E पॉइंट पे टच किया है, तो बेटा हमारी रेवेन्यू EQ थी और कॉस्ट भी कितनी है, EQ। और याद रखिएगा E पॉइंट को टच करने के बाद भी डिक्रीज ही होगा, क्योंकि MC को कट किए बिना ये इंक्रीज नहीं हो सकता बेटा। तो इसको टच करने के बाद भी डिक्रीज होगा, MC को कट करेगा और उसके बाद इंक्रीज। क्लियर है क्या बेटा, बनाइए बेटा।
चले बेटा आगे, बनाया सबने? तो आपको 15 मिनट दिए मैंने, बातें कर लो, बातें कर लो सभी लोग जिसको भी करनी है। उसके बाद अगर कोई बोला ना दिए 15 मिनट आपको, कम है तो आधा घंटा भी दे सकता हूं। तभी तो आधा घंटा और दे सकता हूं बेटा मैं, किसी और का टाइम तो दे सकता नहीं, अपना टाइम तो दे सकता हूं। बोलो बोलो। अब 15 मिनट दे दिए तो बोले नहीं इनको। तो अब जब तक मैं टॉपिक खत्म ना कर दूं ना, तब तक बीच में बोलना मत, भूल के भी। लॉस, एमआरएफसी कट कर रहे हैं आउटपुट, ये आपकी प्राइस आपको शो करना है लॉस, AR लेस देन AC या AC ग्रेटर देन AR। तो बड़ा ये अपनी रेवेन्यू या कॉस्ट होनी चाहिए इससे ज्यादा, तो ये AC ऊपर से आया, ये MCO कट किया मिनिमम पे और इंक्रीज, और इस लाइन को एक्सटेंड करके टच करेंगे हम AC को, ये आपका T पॉइंट। तो आपकी कॉस्ट लग रही है TQ, रेवेन्यू आ रही है EQ, और TE आपका लॉस। बनाइए। कंडीशन पूछेगा बेटा, प्रॉफिट कंडीशन, नॉन प्रॉफिट की, लॉस की, क्योंकि बेटा पेपर ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, डायग्राम बनाने, सब्जेक्टिव तो है नहीं, तो डायग्राम बनाने के लिए तो आएंगे नहीं बेटा, लेकिन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा वो। बनाया लॉस का सबने, तो हेडिंग लिखिए बेटा, हेडिंग लिखिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट। तो बताइए परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट मिला था या लॉस? क्या मिला था लॉन्ग रन में? रीजन क्या था? फ्री एंट्री एंड, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में क्या मिला था? रीजन क्या था? और इस मार्केट में, इस मार्केट में होता है नो एंट्री। क्या होता है बेटा? सिंगल सेलर। तो क्या मिलना चाहिए लॉन्ग रन में? इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो जो प्रॉफिट का डायग्राम आपने बनाया था वही डायग्राम आपको बनाना है, लेकिन रीजन लिखने के बाद। तो यहां पे सबसे पहले हेडिंग लिखी आपने, क्या लिखी हेडिंग?
इसमें आगे लिखिए बेटा, बिकॉज ऑफ नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म, बिकॉज ऑफ नो एंट्री फॉर न्यू फर्म, a monopolist will always got profit in long run. A monopolist will always got profit in long run. अब याद रखिएगा प्रॉफिट के 3 नाम होते हैं। एग्जाम में कई बार प्रॉफिट नहीं आता, उसकी जगह लिखता है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट। लिख लो 3 नेम्स ऑफ प्रॉफिट, शॉर्ट रन में हो या लॉन्ग रन में हो, प्रॉफिट के 3 नाम है बेटा। पहला नाम, उसका नेम है एबनॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, पहला एबनॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरा प्रॉफिट तो है बेटा। तो प्रॉफिट बोलिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलिए या एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलिए, एक ही बात है बेटा। बनाइए बेटा। कंफ्यूजन क्या? जैसे एसी आया था सेम, तब तक डिक्रीज हुआ जब तक एमसीयू कट नहीं किया, एमसीयू कट करने के बाद इंक्रीज। जब तक इसने एमसीयू को कट नहीं किया तब तक डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, और कट करने के बाद इंक्रीज। तो चले बेटा आगे। नो सर की यस सर, आधे यस सर, आधे नो सर। बनाओ बनाओ, पर सुंदर सुशील बनाना बेटा, संस्कारी भी। रबड़ी बनाओ, नहीं तो बर्फी बनाओ। हाँ हाँ बोलो बेटा। कितने आते हो सुबह आप लोग? किसकी क्लास होती है सुबह?
8:30 से और उसके बाद सुबह सुबह अकाउंट्स पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, अरे इको पढ़ा दो, क्योंकि मैं इस टाइम तक क्लास में आता हूँ ना तो इनकी हालत देख के रहता हूँ। गिरे पड़े सिपाही होते, गिरे पड़े सिपाही, जंग हारने वाले तो वैसे पड़ जाते ना लोग, वैसे। सारी एनर्जी स्टैट्स में लगा लेते हो आप, तो इतना चिल्लाते हो कि थक जाते हो। तो बोल बोल के इतना थक जाते हो, फिर भी मेरी क्लास में बोलते हो आप लोग। भक्तों, हेडिंग लिखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अपनी क्लास का टाइम चेंज कराएंगे हम, सुबह कराएंगे क्लास, ताकि कम से कम जागते हुए बच्चे मिले मेरे को। बेटा क्या घर जाके पढ़ाऊं सबको 5 बजे? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अरे डिस्क्रिमिनेशन जैसे आप लोग भेदभाव करते हो, लॉ पढ़ लेते हो, रिपोर्टिंग पढ़ लेते हो, लेकिन ईगो पढ़ने जो आता है इन लोगों को। वो सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगा इनको, उसी में तकलीफ है इनको। एग्जाम में जब कंपेयर करोगे ना नंबर, तो सबसे ज्यादा इको में दिखाई देंगे बेटा, देख लेना बेटा, देख लेना बेटा। सबसे ज्यादा कौन है? लॉकी। इसमें से जागते कितने हैं क्लास में? और सोते कौन कौन है? दोस्तों, जो लोग ईगो क्लास में सो जाते हैं उनका लॉ में तो खैर क्या ही होता होगा। लॉ में आते नहीं हो 10 बजे तक। बेटा लॉ में भी पास होना है। हाँ, लॉ को आप मजाक समझ रहे हो ना, अगर लॉ ने मजाक में ले लिया ना,
पेज नंबर नोट कीजिए 4.39, क्योंकि मॉड्यूल तो आप लाए नहीं होंगे, लाए हैं तो 4.39 पे आ जाइए। जिनके पास बुक नहीं है वो सामने देखें। बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है पहले वो समझा जाए। बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइस पे सेल करना। जब एक मोनोपोलिस्ट अपने सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइस पे सेल करता है तो वो होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी प्राइजेस अलग अलग होती हैं, जैसे लक्स और लाइफ बॉय, तो क्या उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाए? आंसर है नो, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट ही अलग है और अलग प्रोडक्ट की प्राइस तो बेटा अलग ही होगी। सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस, सेम प्रोडक्ट के, जैसे आप लोग एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक से फीस ली गई कम और एक से फीस ली गई, तो दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे डॉक्टर मरीज को देखकर फीस मांगता है, मरीज अगर अमीर आदमी है तो फीस ज्यादा, गरीब है तो 20 रुपए की पूरी ले जा। वैसे भी तो गरीब आदमी बीमारी तरह क्या ही बिगाड़ सकती है ना बेटा। टीचर्स जब ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? कभी ट्यूशन पढ़ेगा आप लोग तो फीस सबसे बराबर लेते हैं क्या? किसी से कम और किसी से 100% पे बेटा। आप सीए बनने के बाद सारे क्लाइंट से सेम पैसे लोगे क्या आप? क्यों? हाँ, अरे मैं क्लाइंट्स की बात कर रहा हूं, रिश्तेदारों। अब एक आदमी की रिटर्न बढ़ी है 2 करोड़ रुपए की, उससे पैसे कम लोगे या ज्यादा? और एक आदमी यार 2.5 लाख की रिटर्न भर दो मेरी नील वाली, जीरो टैक्स वाली, अरे 1000 रुपए लेंगे इससे देंगे। कमाई को नहीं छोड़ना चाहिए बेटा कभी, क्लाइंट मैटर करता है बेटा अपने लिए। सो लॉयर एक ही केस लड़ने के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे लेता है बेटा, लेता है ना बेटा। एक आदमी की गाड़ी चोरी हो गई, गरीब आदमी है, साइकिल चोरी हुई है, 200 रुपए में केस लड़ लेगा। किसी की मर्सिडीज चोरी हो गई, अच्छा है तो मर्सिडीज वाला मतलब गुड, तो उसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और प्रोफेसर पिगू ने अरे पीगू नहीं, पिगू, अब वो उनके पेरेंट्स की गलती, कैसे नाम क्यों रखते हो? और ऊपर से इंडिया में और पढ़ाया जाता है उसको, जहां पे बच्चे इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, P प्लस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सीरियस हो जाइए। 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताई थी प्रोफेसर पिगू ने। फर्स्ट डिग्री में मोनोपोली सेपरेट करेगा मार्केट को इनटू ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर और उससे वही प्राइस ले लेगा जो प्राइस वो देना चाहता है या दे सकता है, इसलिए यहां पर कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा। कंज्यूमर सरप्लस मैंने आपको पढ़ाया था यूटिलिटी चैप्टर में, व्हाट ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे। तो यहां पर जो दे सकता है प्राइस वो मुझसे ले लेंगे। एग्जाम्पल है डॉक्टर, लॉयर, कंसल्टेंट। डॉक्टर जानता है कि वो कितने पैसे दे सकता है, जितने दे सकता है उतने ले लेगा। लॉयर जानता है कि वो कितने पैसे दे सकता है, क्लाइंट सीए जानता है, तो जितनी प्राइस वो दे सकता है उतनी प्राइस हम उससे ले लेंगे। तो यहां पर सरप्लस होगा 0 और आपने अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग चार्ज लिया है फर्स्ट डिग्री में। सेकेंड डिग्री में डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज, और यहां पर हम सिर्फ
कंज्यूमर सरप्लस का एक पार्ट ही ले पाएंगे बेटा, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि वो क्या प्राइस दे सकता है। लेकिन क्वांटिटी, अब आप ऐसे समझो कि एक आदमी कम क्वांटिटी में कोई चीज लेने जाएगा तो हम ज्यादा प्राइस कम कर देंगे क्या उसके लिए? सब्जी लेने जाते हैं अपन, आधा किलो या 1 किलो खरीदते हैं तो क्या वो रेट कम करता है क्या? लेकिन 10 किलो खरीदेंगे तो चीज तो एक ही है, चीज तो, लेकिन कम क्वांटिटी में खरीदेंगे तो प्राइस क्या लगेगी, और ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो। क्लियर है बेटा? दैट इज सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और थर्ड डिग्री में, अंडर द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, the monopolist will divide the consumer into separate sub market and charge different prices in different sub markets. Example, dumping. एक आदमी के 2 शोरूम है बेटा, एक शोरूम राजा पार्क में उसका, कहां पे बेटा, और एक कच्ची बस्ती में, एक कहां पर है और एक कहां है, तो कहां पर फीस ज्यादा और कहां पे फीस कम? क्यों? क्योंकि राजा पार्क में डिमांड इनइलास्टिक है बेटा, वहां पर ऐसे कस्टमर आते हैं जिनके लिए प्राइस मैटर नहीं करते, उनके लिए क्वालिटी मैटर करती है। और कच्ची बस्ती में क्वालिटी तो कहीं बाहर में है, प्राइस बताओ, क्या बताओ, प्राइस। फिर रेट कम और करवाते हैं। वही शर्ट जो वो आदमी 4000 की बेचता है राजा पार्क में, कच्ची बस्ती में 2000 की बेच रहा है, और लोग आ कहते हैं लूट रहा है, तो 2000 रुपये ले रहा है, चल 2000 रुपये 2 दे दे। कितनी दे दे? बाय 1 गेट 1। मेरा भाई तो उस दिन 300 का ही लेके गया था। ऐसा भी हम लोग काफी बार बोलते हैं बेटा, है ना? लेकिन भगवान से डरो बेटा। हाँ, दुकान ही कल खोली है मैंने, तो परसों तुम्हारा भाई कहां से ले गया? तो बेटा अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है, अलग अलग पर्सन से अलग अलग प्राइस, अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग प्राइस, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस। और यहां पे लिखा हुआ है डंपिंग। डंपिंग वर्ड बेसिकली यूज होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है डंपिंग, और जो खासकर चाइना करता है बेटा। चाइना क्या करता है कि जो प्रोडक्ट वो बनाता है, मान लो ये पेन बनाता है वो, तो अपनी कंट्री में तो महंगा बेचेगा इसको, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में क्या बेचता है, सस्ता, ताकि यहां की जो लोकल कंपनीज है वो क्या हो जाए, खत्म। तो मार्केट को खत्म करने का तरीका है क्या, डंपिंग। अरे अपने देश में महंगा बेच के कॉस्ट निकाल ली, यहां के क्या बेच रहा है बेटा, वो सस्ता। तो मान लो कि इंडिया में ये पेन 100 रुपए का मिलता है और वही चाइना का पेन 20 रुपए का मिलेगा, तो इंडियन पेन कौन खरीदेगा भाई? इंडियन कंपनी क्या हो जाएगी, साफ। इस पॉलिसी को क्या कहते हैं हम, डंपिंग। याद रहेगा बेटा? तो कितने स्टेजेस है बेटा, याद रहेगी? तो इसको नोट कर लेना बेटा, इससे आगे बढ़ेंगे। अगर अंडरलाइन कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो नोट कर लें बेटा, ठीक है।